हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो मैंने कल आपसे प्रॉमिस करा था कि एक्चुअल में जो कम टाइम में पढ़ते कैसे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस स्ट्रेटेजी को हम ये मान लेते हैं कि भाई जितने भी कॉलेज जाके जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं ना, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, क्योंकि कॉलेज में बहुत ज़्यादा सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम्स चलते ही रहते हैं। कभी इंटरनल एग्जाम, कभी कोई एग्जाम, कुछ ना कुछ रहता है। तो ये स्ट्रेटेजी सच में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करने में और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। ओके, तो सबसे पहले लेट स्टार्ट। करना क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसकी बुक्स लेकर बैठ जाओ अपने स्टडी टेबल पर, या फिर जहाँ पर भी आपको बैठना है। जो आपके रिसोर्सेज है ना, सबसे पहले उनको इकट्ठा कर लो। तो हम आज बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आपको क्लास 10th का लेकर समझाती हूँ। ओके, तो मैंने अपनी साइंस की बुक ले ली और अपनी मैथ्स की बुक ले ली, दो सब्जेक्ट्स पे फोकस करने वाले हैं। ओके, साथ में मैंने जो है एक पेन स्टैंड रख लिया ताकि बार बार उठ के नहीं जाना पड़े। यहाँ पर एक पेंसिल है, ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है। ओके, साथ में एक रफ कॉपी जहाँ पर मैं शॉर्ट नोट्स थोड़े से बनाते रहूँगी, और एक लैपटॉप जहाँ से मुझे वन शॉट वीडियोस देखनी है, या जो भी नोट्स कुछ डाउनलोड करना रहेगा, सिलेबस सब कुछ यहाँ से करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपकी वॉच। वॉच अपने पास ज़रूर सामने टिकानी है, क्योंकि हम मस्ती मारने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, हमें एक्चुअल में पढ़ाई करनी है। ओके, तो वॉच आपको ज़रूर रखनी है, एक दिमाग में डेडलाइन रहती है। अब शुरू करते हैं। तो अब पहले मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसका सिलेबस करंट पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो डिलीटेड पोर्शन भी कर रहे हो, आपको सिलेबस का एक्चुअल में सही से अंदाज़ा ही ना हो। तो सबसे पहले वेबसाइट पर जाएंगे, सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे, या फिर वो सभी टॉपिक्स जो नहीं आने वाले सिलेबस में उनको क्रॉस टिक करेंगे। तो अब मुझे जो भी चैप्टर पढ़ना है, मान लो मैंने क्लास 10th का मैथ्स पढ़ना है और आगे मैंने चैप्टर मेंशन कर दिया और उसके आगे मेरे को मेंशन करना है वन शॉट। ओके, जब आप इस तरह से चीज़ों को मेंशन करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस शो हो जाएंगी अलग अलग टीचर की। ये चीज़ करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप क्या रहने वाला है कि हमको जाके अब पढ़ना शुरू कर देना है। मैंने 15 मिनट लगाए, मैंने एनालाइज कर लिया कि किस टीचर का मुझे जल्दी से समझ आ रहा है, किस टीचर की लैंग्वेज मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से मेरे साथ बैठ रही है। अब मैं शुरू करूंगी अपना खुद के नोट्स खोल लूंगी, ठीक है, या जो भी आपके पास रिसोर्स है। अगर आपके पास बुक है तो बुक लेके बैठो, साथ में एक पेंसिल, ठीक है। जो जो भी आपको वीडियो में पढ़ाया जा रहा है आप उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन, ठीक है, कि ये जो चीज़ बोली जा रही है इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इसमें कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया है तो उसके ऊपर मैं स्टार लगा लूंगी, या फिर हाईलाइट करके गोला लगा लूंगी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, इस तरह से क्या होगा, आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप हाईलाइट कर लेंगे, और साथ ही साथ में आप जो चैप्टर है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। राइट, हमको ये काम डबल डबल नहीं करना कि पहले पूरा लेक्चर देखेंगे 2 घंटे लगा के, फिर उसके बाद वापस आएंगे, फिर से अंडरलाइन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। नो, पहली बात, आपको नोट्स नहीं बनाने। अगर आपके नोट्स बन रखे हैं, ठीक है, आपने प्रॉपर नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं भी बन रखे कोई इशू नहीं है, ठीक है, एक रफ नोटबुक उठाओ, बस जो जो मेन पॉइंट्स वो बोल रहे हैं उसको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखने का मन करे तो मत लिखो। ओके, बुक में हाईलाइट करते चलो, बस हाथ साथ में कॉपी और पेन पकड़ के थोड़ा थोड़ा हाथ जो आपका चलता रहना चाहिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, क्योंकि जो आपका पहला ये आवर होता है ना पढ़ाई का, अगर मैं 3:30 पढ़ने बैठी हूँ तो मैंने ये नहीं सोचना कि भाई मैंने टीचर ढूंढ लिया, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन यार 5 मिनट ना फ़ोन चला लेती हूँ। नो, अगर मैंने ये चीज़ करी ना तो मेरा जो पूरा मूड है, जो अंदर से फायर वो एक आ रही थी ना पढ़ने वाली, वो सब चले जाएगी। जो आपका पहला घंटा होता है ना पढ़ाई का, वो पूरा आपका एनालाइज करता है कि आपके आगे वाला जो पूरा दिन है उसमें आप किस तरह से फोकस रहने वाले हो कि नहीं रहने वाले। दिस इज अ साइंटिफिक थिंग, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज़ को एनालाइज कर रहा है कि बंदा अपनी बात का पक्का है कि नहीं है, कि बस इसने फुकरी मारी अपने लिए कि हाँ हाँ करेंगे, और फिर ये वेली पंती करने चला गया। ओके, तो अब उसके बाद मेरे को जो जो डायग्राम्स है तो मैं डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लूँगी, ठीक है। देखो, अगर आपके सब्जेक्ट में डायग्राम्स है तो आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस साथ साथ में ही करनी है। ओके, उसके लिए आपको वेट नहीं करना कि एक बार पूरा वीडियो लेक्चर देख ले फिर डायग्राम करेंगे, नहीं, डायग्राम साथ साथ करो। अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स में भी आपको जो फॉर्मूला है वो साथ साथ नोट डाउन करने हैं। मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला अच्छी तरह से आ गया तो आपके सम निकल जाएंगे अगर आपको प्रोसेस पता है।
ओके, तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स जो आपको क्रिएट करने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी नोट्स क्रिएट नहीं करने। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं क्या अभी हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े? देखो भाई, लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम गया। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बस भाई कबाड़ डालते चले, एनसीईआरटी पढ़नी है, रेफरेंस पढ़नी है। नो, आई विल टेल यू, ठीक है, ये सब काम आप नोट से कर लो या फिर एनसीईआरटी से कर लो। बट मुझे लगता है हर बच्चे ने अपनी क्लास में एक नोटबुक तो मेंटेन कर ही रखी होती है। ओके, जो क्लास 12th वाले उनको छोड़ के, बट उन्होंने भी एक रफ काइंड ऑफ नोट्स तो होते ही हैं। नहीं तो आपके पास आपकी रेफरेंस बुक है, आप अपनी रेफरेंस बुक्स को उठाओ, ठीक है, उसमें आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा, उसको आप यूटिलाइज करो। तो अब जब एक बार आप अपना ये सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, साथ साथ में आप जो है कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके, प्रैक्टिस आपकी दिखनी चाहिए कि भाई बंदे ने प्रैक्टिस करी है कुछ इस तरह से। तो ये मैं आपको अपनी नोटबुक दिखा रही हूँ जिसमें मैं प्रैक्टिस करती थी अपने सम्स की। ओके, तो ये देखो कुछ इस तरह से होती है भाई प्रैक्टिस। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ओके, जैसे कि पंजाबी का सब्जेक्ट पढ़ा था मैंने, तो ये उसकी प्रैक्टिस है। इतने से में मैंने पूरा चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली, बस साथ साथ में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लिख लिया। अगर मैं कुछ फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रही हूँ तो इतने में उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी छोटी जगह पे भी इस तरह से प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ ही साथ में आपको जो अपनी बुक खोल के उसमें से क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करते रहना है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको टीचर ने लेक्चर में बताया है, उसको आप गोल कर लेंगे। ओके, और साथ ही साथ में आपको अपनी बुक में एक्सरसाइज को गो थ्रू करते रहना है। ये सभी काम साथ साथ चल रहे होंगे, प्रैक्टिस भी साथ में चल रही है, एक तरफ नोटबुक खुल रखी है, एक तरफ बुक खुल रखी है और सामने जो आपका लेक्चर खुल रखा है। तो एक बार जब आप ये सारी प्रोसेस एक साथ करते रहेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे मान लो, ठीक है। इससे क्या है, अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने एक बार चैप्टर को गो थ्रू कर लिया है। तो अब हमारे 3 मेन काम हो चुके हैं। अब हम अपना चौथा मेन काम करने वाले हैं, जो कि है हमें फाइंड आउट करना है वो 20% पार्ट ऑफ द सिलेबस जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है 80% मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो अब वो जो 20% पार्ट है चैप्टर का, जिसमें से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, जो बार बार आते हैं, जो रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने सैम्पल पेपर्स। ओके, सैम्पल पेपर आप कौन सी भी कंपनी के ले लो, ठीक है, मेरे पास एडुकार्ड के भी हैं, मेरे पास ओसवाल के भी हैं, आप किसी भी कंपनी के ले लो। ओके, अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आप जो है टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप सेम यही चीज़ टाइप करना जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाया था ना, जो भी आपकी क्लास है, सब्जेक्ट है, और उसके आगे सैम्पल पेपर टाइप कर देना। आपको पूरी की पूरी बुक्स की पीडीएफ मिल जाती हैं, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, जिस कंपनी के चाहिए वो कंपनी की पीडीएफ मिल जाती है। बस यार समझदार को इशारा काफ़ी है, थोड़ी सी तुम अपना दिमाग लगाना, तुम्हें मिल जाएगी। बट बात वो नहीं है कि आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे के पास बुक है वो भी ढूंढने जा रहे हैं, नहीं, कोई एक बुक पकड़ दो, बस उसी पे टिके रहो। मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ नहीं करने, किसी भी एक बुक को यूज़ करेंगे और उसमें ढंग से पढ़ने वाले हैं। अब जैसे मैंने अपने सैम्पल पेपर खोल लिया, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये भी चैप्टर का एनालिसिस भी दिख जाता है, सिलेबस भी मेंशन करा होता है जो भी आपका करंट होता है, और मुझे ये भी पता लग जाएगा कि जो पिछले 2-3 साल में से कौन कौन से टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यही तो मेरा मेन फंडा है। ओके, यहाँ पर एक काइंड ऑफ आपको एक माइंड मैप मिल जाता है जो आपको हेल्प करता है, और यहाँ पर हमारे एक रिवीजन नोट्स आप जिसको गो थ्रू कर सकते हैं, जो कि एक एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर की एक समरी काइंड ऑफ दे रखा होता है। आपको चार्ट मिल जाते हैं, आपको डायग्राम, सब कुछ मिल जाता है। ओके, फिर जैसे कि अभी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, और फिर कुछ डायग्राम्स होते हैं, मतलब सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे लिखा भी रहता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर हो जाती है। आपको जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए गए हैं, सैम्पल पेपर में डाले गए हैं, वो सब कुछ अगर आप देखोगे ना तो आपको मिल जाते हैं सैम्पल पेपर में। तो इस तरह से जब आप इसको गो थ्रू करोगे, आपको न्यूमेरिकल्स, आपको एवरीथिंग जो है आपके पास आ जाएगी। आपके पास जो है ये आंसर शीट स्टॉपर की किस तरह से प्रेजेंट करना है, आपको वो भी समझ आ जाता है। तो बेसिकली जब आप इस चीज़ को गो थ्रू करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। एक बार सैम्पल पेपर का पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लेना, आपको इससे ये पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको दिख जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस के आगे बार बार लिख रखा है कि वो कौन कौन से ईयर में आए हैं। तो जो क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हो रहा है तो आपको समझ आ जाता है कि ये ही वो आपका पार्ट है इम्पॉर्टेंट वाला। तो
अब इस प्रोसेस से क्या होगा, मुझे पता लग गया है कि कौन कौन सा वो 20% पार्ट है चैप्टर का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरा फोकस ज़्यादा उस पर रहेगा ताकि मेरे जो है ज़्यादा नंबर आ सके। बाकी सारे चैप्टर को भी मैंने गो थ्रू स्टार्टिंग में कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब मेरे को ये चीज़ समझ आ गई है कि मेरा फोकस ज़्यादा कहाँ पर होना चाहिए। अब उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जिनको PYQs टेलीग्राम से भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको लैपटॉप पे बता देती हूँ किस तरह से रिसर्च करनी है। वहाँ पर भी आपको PYQs, उनके मार्कशीट, उनके जो आंसर शीट्स होते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जब आप ये पूरी प्रोसेस करेंगे ना, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये मत सोचना कि भाई बस मुझे भागना है। ठीक है, बहुत बार ये होता है कि आप लोग वन शॉट वीडियो को देखने की कोशिश करोगे कि 2x पे देख लेते हैं। 2x पे मत देखो। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो 1.25 पे देख लो, 1.5 मैक्सिमम। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, भागने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने इस बार CBSE के प्रैक्टिस पेपर भी देखे हैं तो प्रैक्टिस पेपर काफ़ी बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ हो सकते हैं, बट वो एक्चुअल में टफ नहीं है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा है ना, तो आप थोड़ा सा उस क्वेश्चन पे ध्यान लगाएंगे ना, 1 मिनट देके कि ये एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, और आप कॉन्सेप्ट को याद करेंगे, उसके चीज़ को याद करेंगे, तो आप एक्चुअल में फिगर आउट कर लोगे कि एक्चुअल में ये तो समझ आ गया, ये हो जाएगा। और आपको इस तरह से टाइप करना है क्लास 10th, ठीक है, साइंस, जो भी सब्जेक्ट के ढूंढने हैं, साथ में प्रीवियस ईयर टाइप कर देना, क्वेश्चंस और PDF। ठीक है, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट शो हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और भी शो हो जाएंगे। ये वेबसाइट्स आप खोलोगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे खोल के रखी है। ओके, तो यहाँ पर आगे तो देखो, यहाँ पर आपको 2022, 2020, 2019, 18 आपको सभी के सभी जो है सैम्पल पेपर्स दिख जाएंगे, साथ में उनके जो सोल्यूशन है वो भी दिख जाएंगे। इसी तरह से आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पर आ जाना, ये एडुकार्ड की वेबसाइट है, तो यहाँ पर भी आपको मार्किंग स्कीम और सब कुछ मिल जाता है और सब कुछ डाउनलोड हो जाता है। तो अब जो आपका पूरा का पूरा फोकस क्या रहेगा इस पूरी प्रोसेस के बाद, एक तो लर्निंग पार्ट पे कि लर्न करना है आपको, चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, वो लर्न कैसे होगा, जैसे आप बार बार मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथों से चीज़ें लिखेंगे। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, एटलीस्ट उसको तो आप अपने हाथों से ज़रूर लिखना, नहीं तो फिर पेपर में, एग्जाम हॉल में चीज़ें भूल जाती हैं। और दूसरा आपका जो मेन फोकस होना चाहिए कि चीज़ों को एनालाइज करना और बार बार अपनी मिस्टेक्स को भी एनालाइज करना, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कहाँ से चीज़ें नहीं समझ आ रही, या कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि टाइम वेस्ट भी होता है हमारा बीच में। तो ये सब चीज़ों को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये गड़बड़ हो रही है, फिर से आप इम्प्रूवमेंट करना, फिर एनालाइज करना, फिर से इम्प्रूवमेंट करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, वीडियो देखना, ये पूरी एक प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। तो आई होप इस चीज़ के साथ आपको समझ आ गया होगा कि आपको एक्चुअल में जो एंड वाला टाइम होता है उसमें प्रेपरेशन किस तरह से करनी है। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली वे जो आपको हेल्प करता है एग्जाम में प्रिपेयर अच्छी तरह से करने के लिए, अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। एंड विद दिस स्ट्रेटेजी, अगर आप इसको लग के ढंग से, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करते हो, आई कैन जेन्युइनली अश्योर डैट कि अगर तुम्हारी तरफ से मेहनत की कमी नहीं होगी ना, तो तुम जाओगे 90 के आसपास, 90+ स्कोर करोगे। बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस होगा कि भाई तुम्हें सेट गलत आ गया, तुम्हारे नंबर कम रह गए। ओके, बट अगर तुमने अपनी मेहनत करी, डेडिकेशन दी, तो भगवान कभी ऐसा नहीं करता कि भाई जो बंदे ने जेन्युइनली मेहनत, एफर्ट्स पुट करे हैं, उसका मेहनत कभी साकार ना हो सके। मेहनत आपकी ज़रूर फुलफिल होती है। ओके, तो इसके साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट कि सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ो, सभी जितने भी मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं। ओके, गिव योर बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कौन सी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल गो थ्रू योर कमेंट्स एंड देन बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।